हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर द ड्रैगन किंग्स नेक्स्ट कॉन्क्यूपाइन का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे लैंस एज अ प्राइज विंग को लेना चाहते थे और विंग ने अपने आप को सैक्रिफाइस करने का डिसाइड कर लिया था और उसने अपने फैमिली को भी मना लिया था। अब ना मानने वाला भी इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि अगर विंग के फैमिली के इंसान जैसे मैडम यू, जियांग चैंग ये लोग ना माने तो वो विंग को रोक सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर लैंस ने प्राइस चूज कर लिया है तो किसी में हिम्मत नहीं है। कल्टीवेशन वर्ल्ड का कोई भी इंसान इस मामले में दखलंदाजी नहीं करेगा और ना ही इस चीज़ को वो लोग ऐसा कहेंगे कि नहीं, हम नहीं होने दे सकते। लैंस ने अगर चाहा है तो वो उन चीज़ को लेकर ही रहेंगे, कोई मना नहीं कर सकता। विंग समझदार है, इस बात को वो अच्छे से जानता है। हालांकि वो पहली बार अपने आंखों के सामने ड्रैगन्स देख रहा है, लेकिन इनकी कहानियाँ उसने सुने हैं। खैर, विंग अब लैन क्लैन जा रहा था। वो उतनी देर तक जियांग क्लैन को देखता रहा जितनी देर तक ऊपर से जियांग क्लैन दिख रहा था। अब वो लोग जियांग क्लैन से बहुत दूर आ पहुँचे हैं। विंग को महसूस हो रहा था कि वो बादलों में है। हाँ, बादलों को चीरते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। उसी के सामने बहुत ही शांत भाव में लैन कुरैन बैठे हुए थे, मतलब महागुरु लैन। विंग को डर लग रहा था और लैन कुरैन ऐसे बैठे हुए थे कि वो एकदम जो ज़मीन होता है ना, एकदम समान ज़मीन पर वो बैठे हुए हैं। लेकिन ये हिल रहा था, मतलब ड्रैगन जब अपने पंखों को हिला रहा था तो ऑब्वियसली उसका बॉडी भी हिल रहा था, जिससे विंग को डर लग रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से ड्रैगन के परों को पकड़ लिया। हालांकि ये बहुत ही चिकना है और ऐसे नहीं कि पंछियों के पर जैसे इनके पर होते हैं, बहुत ही सख्त होते हैं। तो विंग को मुश्किल हो रहा था उन्हें पकड़ने में, बट फिर भी उसने पकड़ा हुआ था, वो गिर नहीं सकता। विंग को पूछना था कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। हाँ, उसे पता है, शायद उसे लैन क्लैन ले जाया जा रहा है। लैन क्लैन जिसके बारे में विंग ने किताबों में पढ़ा है, वो क्लैन। वो कैसा होगा, जैसे किताबों में कहा गया है उस हिसाब से कुछ भी अंदाज़ा लगाना बेकार है। मतलब किताबों में बस यही कहा गया है कि लैन क्लैन कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे ऊंची पहाड़ी गूसू में है, बस इतना। वो कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता है विंग को। तो कुछ भी अपने दिमाग में सोचना बेकार है। पता नहीं क्यों धीरे धीरे विंग कुछ सोचने समझने का जो वो शक्ति है ना, वो खो रहा था। मतलब इतनी ऊंचाई पर है वो, और वो जो ड्रैगन्स है वो उड़ रहे हैं और वो हवा को चीरते हुए जा रहे थे। तो विंग को भी बहुत ज़्यादा तेज़ हवाओं के झटके लग रहे थे। तो वो कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था और ना ही देखने के। उसे नहीं पता कितना वक्त हुआ है, लेकिन जितना भी वक्त हुआ है ऐसा लग रहा है कि उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा है। हवाओं के झोंकों ने इतने ज़ोर ज़ोर से विंग पर हमला किया है कि उसका पूरा शरीर दुख रहा है। ऐसे ही कुछ और देर चला। फिर जब विंग को महसूस हुआ कि अब उससे नहीं होगा, उसका आंखें धीरे धीरे बंद हो रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि वो बेहोश हो रहा है। तभी एक झटके में वो होश में आ गया, क्योंकि वो जो ड्रैगन्स है ना, वो झुक गए थे नीचे और वो तेज़ी से नीचे उतर रहे थे। इतने तेज़ी से कि विंग को लगा कि वो अपने मुंह के बल गिरेगा, और ऐसा ही हुआ। विंग अपने मुंह के बल ही गिरा था। फ़र्क इतना था कि वो ड्रैगन के पीठ पर गिरा था, ना कि ज़मीन पर। वो अपने आँखों को उठाता है और आसपास देखता है तो वो लोग अब ज़मीन पर थे। लेकिन विंग को महसूस हुआ कि ये वैसा ज़मीन नहीं है, मतलब जियांग क्लैन जैसे जगह नहीं है, या फिर कल्टीवेशन वर्ल्ड से वो लोग ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर सांस लेने के लिए विंग को मेहनत करना पड़ रहा था। आसपास घना कोहरा था। नहीं, ये कोहरा नहीं है, ये तो बादल है जिसने घेर कर रखा है जगह को। अब उसके सामने से लैन कुरैन नीचे उतर जाते हैं, जिसे देखकर विंग भी खुद को संभालता है और उठकर खड़ा होता है। वो भी नीचे आता है। हालांकि नीचे आते आते वो गिर गया, लेकिन फिर भी
वो उठा और अपने आप को सही किया। किंग ने देखा महागुरु लैन एक बार पीछे मुड़े और उसे देखा और फिर वो आगे चले गए। महागुरु लैन के नज़रें वो बहुत तीखे हैं, जिसे देखकर विंग एकदम स्ट्रेट होके खड़ा हो गया था। खैर लैन कुरैन आगे चले गए। विंग को समझ नहीं आया कि वो कहाँ जाए। तभी एक वाइट कपड़ों में इंसान आया जो एक बीटा है। विंग को उसे देखकर ही समझ में आ गया कि ये एक बीटा है। बीटा और साथ में फीमेल है। उसके सर में एक रिबन बंधा हुआ है। वो पोलाइटली विंग के सामने सर झुकाता है और कहता है, मास्टर मेरा नाम शाओ है। मुझे आपके लिए यहाँ पर रखा गया है। आपको जब जिस चीज़ का ज़रूरत होगा मुझे कहिए, मैं आपके सेवा में हमेशा रहूँगी। ये बात उस बीटा फीमेल ने बहुत ही पोलाइटली कहा था, जिसे सुनकर विंग ने भी अपना सर झुकाया। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि उसने क्या ही सुन लिया। मतलब यहाँ पर तो उसे बंदी बना कर लाया गया है ना, एज अ प्राइज़। पता नहीं उसके साथ क्या करवाएंगे, शायद काम वाम करवाने लाए होंगे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और हो रहा है। क्या हो रहा है? खैर विंग ने अपने सवालों को अंदर रखा और मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया। फिर शाओ विंग को देखती है और कहती है, मास्टर इधर आइए, इस तरफ। विंग शाओ के पीछे पीछे चला गया। शाओ बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की है। वो ज़्यादा बोलती नहीं है, लेकिन उससे विंग को बहुत अच्छा वाइब आ रहा था। मतलब एकदम ऑनेस्टी और साथ में होता है ना कि एक प्योरिटी, वैसा कुछ महसूस कर पा रहा था विंग। बादलों को चीरते हुए शाओ विंग को एक कॉटेज में लेकर गया। ये कॉटेज लकड़ियों से बना हुआ है। कोई महल नहीं है, लेकिन बहुत ही सुंदर सा कॉटेज है। कॉटेज के चारों तरफ फूल लगे हुए थे और उससे भी आगे ऊंचे दीवार भी बनाए गए थे कॉटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये जगह बहुत ही सुंदर है जहाँ पर विंग को लाया गया। शाओ कहती है, मास्टर ये आपका कॉटेज है। ये सुनकर विंग हैरान हो गया। अब वो अपनी हैरानी को अपने अंदर नहीं रखता, वो पूछ ही लेता है शाओ से। कहता है, शाओ ये जगह कौन सा है और मुझे यहाँ पर क्यों रहना होगा और मेरे साथ क्या होने वाला है? क्या मुझे यहाँ पर काम करना होगा या फिर क्या मुझे यहाँ पर किसी को सर्व करना होगा या फिर कुछ और? मैं तो एक प्राइज़ हूँ ना, मुझे तो नौकरों की तरह रखना चाहिए। तो फिर शाओ विंग के सवालों को सुनती है और कहती है, मास्टर आपको यहाँ पर सर्वेंट के लिए नहीं लाया गया है। क्या आपको नहीं बताया गया? कुछ देर ये कह के शाओ शांत रहती है और फिर कहती है, अगला हुक्म आने तक आप यहाँ पर रहिए। मुझे महल में कुछ काम है, उन्हें करने के बाद मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। ये सुनकर विंग ने कुछ कहा नहीं। शाओ वहाँ से विंग को बो करके चली गई। विंग आसपास नहीं देख पा रहा था। उसका नज़र बस इस क्वार्टर के इर्द गिर्द ही था और बाकी तो बस कोहरा ही दिख रहा था, मतलब बादल ही दिख रहे थे। यहाँ आते वक्त विंग ने बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पेड़ देखे हैं, बस बादलों की वजह से वो दिख नहीं रहे। विंग अब क्वार्टर के अंदर गया। ये क्वार्टर बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है। ये तो बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा है। और यहाँ पर पहले ही एक बैठने का जो कमरा होता है टी पीने के लिए, वो बनाया गया है। और उसके बाद 2 और रूम है। एक में बिस्तर है और दूसरे में किताब पढ़ने के लिए जगह बनाया गया है। यहाँ पर किताबें भी रखा हुआ है। क्या हो रहा है विंग के साथ उसे नहीं पता। दूसरी तरफ शाओ जो सीधा लैन कुरैन के पास पहुंची थी, वो लैन कुरैन के सामने अपने घुटनों पर बैठी हुई थी। वो बहुत ही कंफ्यूज लग रही थी। पिछले 4 सालों में 6 कॉन्क्यूपाइन आए हैं अलग अलग समय, और इन 6 कॉन्क्यूपाइन को शाओ ने ही देखभाल किया था। उन 6 कॉन्क्यूपाइंस में बस 3 कॉन्क्यूपाइन जिंदा है और 3 मारी जा चुके हैं। बाकी 3 कॉन्क्यूपाइन भी शायद जिंदा नहीं रहते अगर महागुरु लैन उन्हें ना संभालते तो। लेकिन ये ओमेगा तो बच्चा है और ये तो उस बारे में कुछ जानता भी नहीं है।
तो फिर ये कैसे उन चीज़ों को, और कुछ शाओ सोच नहीं पाया। शाओ जो सोच रहा था वो सब कुछ लैन कुरैन समझ रहे थे। उन्होंने कहा, पता नहीं इस बार क्या होगा, लेकिन इस बार इस ओमेगा को मुझे बचाना होगा। इस ओमेगा के लिए मैं कोई भी खतरा मोड़ नहीं लूँगा। हाँ, ये ज़रूरी है कि इसे जाना होगा वहाँ पर, लेकिन साथ में मैं भी चलूँगा, क्योंकि इस ओमेगा का ज़िंदा रहना ज़रूरी है मेरे लिए। और अगर ये नाकामयाब भी हुआ तब भी मैंने कुछ अलग सोच कर रखा है। ये कहते हुए लैन कुरैन रुके। शाओ जो उम्र में तो छोटी है और एक बीटा है जिसका काम लैन क्लैन में बस सर्व करना होता है, लेकिन फिर भी वो लैन कुरैन मतलब महागुरु लैन कुरैन के बहुत ही करीब है और बहुत ही भरोसेमंद इंसान है। खैर उसे समझ नहीं आया कि लैन कुरैन महागुरु कहना क्या चाहते थे, लेकिन उसे इतना समझ ज़रूर आ गया है कि ये ओमेगा बाकी ओमेगा से ख़ास है। लैन कुरैन के लिए, महागुरु के लिए तो ख़ास है। लैन कुरैन कुछ देर चुप रहते हैं और फिर शाओ को कहते हैं, शाओ एक बात गौर से सुनो। आज शाम को ही उस ओमेगा को मैं लेकर जाऊंगा, तो उसे तैयार करो, और हाँ, उसे इस बारे में कुछ मत कहना। शाओ ने अपना सर झुकाया और कहा, ठीक है महागुरु, और फिर उसने वो किया और वो चला आया। वो विंग के लिए खाना लेकर आया विंग के कॉटेज में। तब तक विंग फ्रेश हो गया था और वो उन बुक्स को पढ़ रहा था जो वहाँ पर थे। यहाँ पर बहुत अलग अलग भाषाओं की बुक्स है, जिनमें से एक उसके सीखे गए भाषा का भी है जो विंग अब पढ़ रहा था। हालांकि वो बैठकर एकदम प्रॉपर जैसे पढ़ते हैं नोवेल लोग, वैसे नहीं पढ़ रहा था। वो खड़े होकर बुक को पढ़ रहा था। शाओ अंदर आई और उसने विंग को देखा। फिर उसने नॉक किया। विंग तुरंत शाओ को देखता है और दरवाज़ा खोल देता है। क्योंकि वो खिड़की के पास खड़ा था इसलिए उसने शाओ को देख लिया था। वो दरवाज़ा खोलता है, शाओ अंदर आता है और शाओ के पीछे दो सर्वेंट अंदर आती हैं। एक के हाथ में कुछ रोप्स थे और दूसरे के हाथ में खाना था। वो सर्वेंट्स अपने चीज़ों को रखते हैं, विंग को बो करके वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं कुछ बिना बोले। विंग भी शांति रहता है। शाओ विंग को कहता है, मास्टर आप खाना खा लीजिए। ये सुनकर विंग बैठा और उसे भूख लगा था और वो खाने लगा। फिर उसने शाओ की तरफ देखा और बोला, शाओ तुम भी खाना खा लो। ये सुनकर शाओ हैरान हो गया, लेकिन एज अ लैन उसने तुरंत ही अपने हैरानी को छुपा लिया और बिना एक्सप्रेशन के कहा, नहीं मास्टर, आप मेरे मास्टर हैं, मैं आपके सामने नहीं खा सकता। यह सुनकर विंग हैरान हो गया और फिर वो उठ गया। उसने शाओ का हाथ पकड़ा और उसे बिठा दिया और फिर वो खुद शाओ को सर्व करते हुए कहा, शाओ तुम मुझसे बड़े हो, देखो मैं तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर बुला रहा हूँ और तुम मुझे मास्टर मास्टर कहे जा रहे हो। तुम मुझे विंग कहो, ठीक है। शाओ बहुत ही ज़्यादा हैरान था। उससे पहली बार शायद किसी ने इस तरीके से बात किया। लैन क्लैन में पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ इस तरीके से बात नहीं करता है। उनकी बातों में अलग ही पोलाइटनेस रहता है और दूसरे लोगों का क्या ही कहना। लेकिन विंग की बात करने का तरीका एकदम अलग है, एकदम अलग। शाओ जो मना नहीं कर पाया, पता नहीं क्यों वो विंग को मना ही नहीं कर पाया। उसने कुछ देर हिचकिचाया और फिर कहा, ठीक है विंग, लेकिन मैं खा नहीं सकता। लेकिन विंग ने सुना नहीं। उसने शाओ को और भी खाना सर्व किया और बोला, चलो मेरे साथ खाना शुरू करो। ये कहते हुए विंग ने अपने हाथों को जोड़ लिया और कहा, ऊपर वाले तेरा शुक्रिया मुझे खाना देने के लिए। ये कहते हुए विंग ने मुस्कुराया और खाना शुरू किया। शाओ ने ये पूरा वक्त विंग को देखा। ये ओमेगा कुछ तो अलग है, इसमें कुछ तो बहुत अलग है। अगर इसे चोट लगे या फिर अगर ये ज़िंदा वापस ना आ पाया तो शाओ को बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। शाओ ने अपने मन में सोचा और फिर वो खाना शुरू किया। वो खा रही थी और विंग को देख रही थी। एज अ ओमेगा विंग के अंदर वो ओमेगाज वाले कोई डिसिप्लिन नहीं है। यहाँ पर बाकी जो
ओमेगास आए थे वो बहुत ही पोलाइटली खाना खा रहे थे। उनके चलने में फिरने में बहुत अलग भाव था। और साथ में लैन क्लैन के ओमेगास भी बहुत ही सख्त नियमों के अंदर बंधे रहते हैं। वो कैसे हंसेंगे, कैसे खाना खाएंगे, कैसे चलेंगे, उनकी बात करने का तरीका सब कुछ उन्हें सिखाया जाता है, जिसमें से कुछ भी इस ओमेगा के अंदर नहीं है। जो शाओ अच्छे से समझ पा रही थी। शाओ एक 18 साल की बीटा है और उसके सामने जो ओमेगा है वो उससे छोटा है। शाओ ने अपने खाने को ख़त्म किया और फिर जाके विंग से सवाल पूछा कि तुम कितने साल के हो। यह सुनकर विंग ने मुस्कुराकर कहा, मैं 16 साल का हूँ। जिसे सुनकर शाओ हैरान हो गया। शाओ को इतना हैरान होते हुए देखकर विंग ने मुंह फुला लिया और बोला, हे शाओ, तुम मुझे इतना भी बच्चा मत समझो। मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं 16 साल का हूँ और कुछ महीनों मतलब बस 3 महीने बाद मैं 17 साल का हो जाऊँगा। शाओ ने अपनी ज़िंदगी में पहला ऐसा इंसान देखा है जो इतनी ज़्यादा बात करता है। सच में बाहर से आए ओमेगास को भी शाओ ने ही अटेंड किया था, लेकिन वो ओमेगास भी इतनी बातें नहीं करते थे। लेकिन ये ओमेगा बहुत ज़्यादा बोलता है। ये सोचते हुए शाओ प्लेट्स को साइड करती है और फिर उठ जाती है। फिर वो विंग को अपने करीब बुलाती है और कहती है, विंग, तुम्हें तैयार होना होगा, महागुरु आएंगे तुम्हें ले जाने के लिए। ये सुनकर विंग का चेहरा एकदम मुरझा गया। उसने शाओ की तरफ देखा और बोला, क्या क्या वो मुझे कहाँ ले जाने वाले हैं? क्या तुम नहीं चलोगी शाओ? चलो ना मेरे साथ। मुझे डर लग रहा है। यहाँ पर तो बस मैं तुम्हें ही पहचानता हूँ और किसी को नहीं। शाओ विंग के रोप्स को पहनाते हुए कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। वहाँ पर जाना मना है। वहाँ पर तुम मास्टर के साथ जा पा रहे हो, इतना ही काफ़ी है। महागुरु तुम्हें खुद लेकर जाएंगे। चिंता मत करो विंग, अगर महागुरु तुम्हारे साथ जा रहे हैं तो तुम वहाँ पर सुरक्षित रहोगे। विंग ने कुछ नहीं कहा। उसे तो पता ही नहीं चला कब रात हो गया है। खाते वक्त उसे पता चला कि ये रात का खाना है। विंग को एक प्योर सफ़ेद कलर का रोब पहनाया गया। ये रोब बहुत ही मुलायम है, बहुत ही ज़्यादा, और महंगे भी लग रहे हैं। शाओ ने विंग को बहुत ही अच्छे से तैयार किया और फिर वो इंतज़ार करने लगा विंग को लेकर उस कॉटेज के बाहर। लगभग 10 मिनट इंतज़ार करने के बाद कुछ इंसानों को देखा गया जिनके हाथों में लालटेन्स था। 2 लालटेन्स लेकर इंसान आगे आ रहे थे और उनके पीछे कुछ और लोग। जहाँ पर वो जाना पहचाना चेहरा विंग ने देखा, लान कुरैन का चेहरा, महागुरु का चेहरा। विंग और शाओ ने एक साथ बो किया। लान कुरैन ने विंग को देखा और एक गहरा सांस लिया। फिर उन्होंने कहा, मेरे साथ चलो। विंग, जिसने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर वो लान कुरैन के पीछे पीछे चलने लगा। हर तरफ शांति था, बस कुछ कदमों का आवाज़ विंग के कानों में आ रहा था और कुछ भी नहीं। कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। यहाँ पर कम से कम 8 इंसान हैं, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। विंग को डर लग रहा था। जितने कदम वो आगे बढ़ा रहा था उतना ही उसे डर लग रहा था। उसे पता नहीं कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। उसे सच में नहीं पता। तभी उसके कानों में महागुरु का आवाज़ आया। उन्होंने कहा, राजकुमार विंग, तुम बहुत ही छोटे हो, इसलिए डरना मत। वहाँ पर जो भी होगा मैं वहाँ पर तुम्हारे साथ हूँगा और मैं तुम्हें बचाऊँगा, तो डरना बिल्कुल नहीं। बस इतना ही। इससे तो विंग का डर और भी ज़्यादा बढ़ गया था। कोई इंसान ऐसे अगर कहे कि तुम डरना मत, तो इंसान और ज़्यादा डर जाता है ऐसे माहौल में। इसी के साथ विंग को रोशनी दिखाई दिया और सामने का नज़ारा भी। सामने महल था, बहुत ही बड़ा। ये महल पहाड़ों के ऊपर है, इतना बड़ा। यही विंग के दिमाग में पहले आया था। महल के आसपास बहुत ही ज़्यादा लोग थे जो पहरा दे रहे थे। उनके हाथों में हथियार था। सारे लोग मास्टर लैन को, मतलब महागुरु लैन को झुककर बो कर रहे थे, रिस्पेक्ट शो कर रहे थे। और महागुरु लैन सबके बीचों से निकल गए। वो लोग जो महागुरु लैन के साथ आए थे वो वहीं पर रुक गए। बस विंग महागुरु लैन के साथ आगे बढ़ गया।
जैसे जैसे विंग आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे विंग को महसूस हो रहा था कि आसपास कुछ तो अजीब है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड है। कुछ देर और आगे बढ़ते ही जैसे ही वो लोग महल के अंदर पूरा घुस गए ना, वैसे ही विंग को अपने नाक में बहुत ही तेज़ अल्फ़ा फेरोमोन महसूस हुआ, जिसे महसूस करते ही विंग 2 कदम पीछे हट गया था। लैन कुरैन जो इस चीज़ को समझ चुके थे, लैन कुरैन ने सख्ती से कहा, पीछे नहीं जाना, आगे जाना है। ये कहते हुए लैन कुरैन आगे अपने पैरों को बढ़ाते हैं। विंग जो डर रहा था, ये अल्फ़ा फेरोमोन ये इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, उसे बहुत डर लग रहा था। वो 16 साल का है, अपने 15 साल की उम्र में ही उसे अपना फेरोमोन मिल गया था। मतलब उसका फेरोमोन क्या है वो उसे पता चल गया था, उसका फर्स्ट हीट भी आ गया था, तो उसे पता है इन सारी चीज़ों के बारे में। वो बच्चा नहीं है। जैसे ही उसका फर्स्ट हीट आया था 15 साल की उम्र में, वैसे ही इन चीज़ों के बारे में उसके सिजिए ने और माँ ने उसे सब कुछ बोला था। अल्फ़ा ओमेगास के बीच का रिश्ता भी समझाया था। तो वो अनजान नहीं है इन सारी चीज़ों से, फिर भी उसे जाना पड़ रहा था। वो लैन कुरैन के बातों को ना मानने का हिम्मत नहीं कर सकता, इसलिए वो आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे अल्फ़ा जो फेरोमोन है वो और भी ज़्यादा तेज़ हो रहा था, और भी ज़्यादा पावरफुल हो रहा था। विंग का पूरा शरीर एकदम सख्त हो गया था, उसे महसूस हो रहा था। वो अपने शरीर में हलचल भी महसूस कर पा रहा था। ऐसा कुछ वो पहली बार महसूस कर रहा था, क्योंकि अपने ब्रदर मतलब जियांगचंग, इसके अलावा और किसी के फेरोमोन को विंग ने करीब से महसूस नहीं किया, और जियांगचंग के फेरोमोन को महसूस करते हुए भी विंग को कभी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ था। उसने कभी भी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया जो अभी इस वक्त वो कर रहा था। वो धीरे धीरे एक कमरे के सामने गए। लैन कुरैन ने कमरे का दरवाज़ा खोला और कहा, अंदर जाओ। इस कमरे से और ज़्यादा आ रहा था। विंग को पक्का पता है वो अल्फ़ा इस कमरे में है। यहाँ पर एक अल्फ़ा है। क्या वो अल्फ़ा अपने रट में है? इस सवाल के साथ वो लैन कुरैन को देखता है। लैन कुरैन कुछ नहीं कहते, वो बस कहते हैं, अंदर जाओ। विंग हिम्मत नहीं कर पा रहा था, उसके आंखों में आंसू आ गए। वो बच्चों की तरह रो पड़ा। उसने कहा, नहीं, मुझे नहीं जाना, वो रट में है, मैं नहीं जा सकता। लैन कुरैन ने विंग का हाथ पकड़ा और विंग को उस कमरे के अंदर धकेल दिया। विंग सीधा जाके ज़मीन पर गिरा था। फिर उसने तुरंत पीछे मुड़ा और दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा उसके सामने बंद होते हुए उसने देखा। तुरंत उठा और दरवाजे के पास गया, लेकिन तब तक दरवाज़ा बंद हो चुका था। उसने कोशिश किया दरवाज़ा खोलने के लिए, उसने मिन्नतें किया, चिल्लाया कि खोलो खोलो, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। सब कुछ शांत हो गया। विंग जिससे हिचकी उठ रहा था रोते हुए, तभी उसके कानों में किसी के ग्रोल का आवाज़ आया। विंग डर गया। वो तो भूल ही गया था, उसके नाक में अभी भी बहुत तेज़ फेरोमोन जा रहा था। उसका सर धीरे धीरे घूम रहा था, उसे महसूस हो रहा था। उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे इस फेरोमोन की वजह से। विंग को बहुत गर्मी लग रहा था, पता नहीं क्यों उसके शरीर में जैसे आग लग गया हो, उसे महसूस हुआ। उसने अपने मुट्ठियों को कस लिया और धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसे लगा वो अल्फ़ा यही होगा, लेकिन नहीं, इस कमरे में वो नहीं है, ये कमरा खाली है। तभी दोबारा विंग के कानों में किसी के ग्रोल का आवाज़ आया। विंग तुरंत सहम गया, उसका पूरा शरीर कांप उठा। वो इधर उधर देखता है, नहीं, यहाँ पर तो कोई नहीं है। तो फिर ये आवाज़। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। और हेलो प्रोफेसर मैं अपलोड करना तो चाहती हूँ, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिल रहा गाइस, आई एम रियली सॉरी। बाय।